Hello friends, so I am back with a new session on previous year polity MCQs with explanation and other possible questions. So this is part 2. So let's begin our session. So first question is कि कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में ऐड की करी गई हैं फ्रॉम 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. ठीक है, तो इसमें से जो हमारी देखिए 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि MBDS ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, तो M से हमारी मैथिली है, इसका आंसर है मैथिली. ठीक है, B से है बोडो. ठीक है, B से है बोडो. ठीक है, और जो D है उससे है डोगरी. ठीक है, और जो हमारा S है उससे है संथाली. ठीक है, तो मैथिली ने BDS करी. BDS जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो हम इसका ऐसे याद कर सकते हैं. 92nd अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडिड इन ऑफ 2003. ठीक है, MBDS. ठीक है, सो मैथाली, बोडो, डोगरी एंड संथाली. ठीक है, जो अदर फैक्ट्स हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड की, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे पार्ट 17 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351. ठीक है, अब 351 में है. उसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट है उसके अंदर उसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कहता है. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कहता है. उस साथ साथ में जो पार्लियामेंट है उसने हमारे एक एक्ट पास करा है. ठीक है, वो जो हमारा एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963. ठीक है, अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 वो एक चीज़ बताता है कि हमारे इंग्लिश है वो हिंदी के साथ जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हिंदी उसे रिप्लेस नहीं कर देती है. ठीक है, जो हमारा पार्ट क्या है 17 फ्रॉम 343 टू 351 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी को. हमारा जो देश है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान. ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है. ठीक है, कि जो हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की. साथ साथ में जो पार्लियामेंट है वो हमारा जो ये एक्ट पास कर रहा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 जिसके अंदर ये मेंशन है कि जो हिंदी जब तक इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर देती है तो इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी इंडियन काम में. ठीक है, अब जो अनदर फैक्ट्स हैं हमारे कि 1955 में जो प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया गया. ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में, बीजे खेर की चेयरमैनशिप में. अब बीजे खेर जी को ये क्या काम कहा गया कि भाई आपने हिंदी को किस तरीके से डेवलप करा जा सकता है और इंग्लिश को कैसे रिप्लेस करा जा सकता है उसके ऊपर विचार करना है. ठीक है, तो इसकी ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1955 में किसने, प्रेसिडेंट ने गठन करा. ठीक है, बीजे खेर की हमारी अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट अदर चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सभी को पता होना चाहिए इंग्लिश है. ठीक है, क्योंकि LLB एंट्रेंस है. साथ साथ में जो स्टेट्स की है, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी खुद की हैं, तो स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर अडॉप्ट करता है. ठीक है, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है कि उसने कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है. ठीक है, उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 71st अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 71st अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का वो ऐड करता है 3 लैंग्वेजेस. मतलब सिंपल सी बात है, अब इसको ट्रिक बना लीजिए, नमक ऐड करता है. ठीक है, नमक का मतलब है नेपाली. ठीक है, N से नेपाली, M से मणिपुरी. ठीक है, N K से कोंकणी. ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज. ठीक है, तो ये कौन सा स्केड्यूल है सभी को पता है, 3rd स्केड्यूल है. तो ये चीज़ जो जितने भी आपके स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, आप उनको किसी भी एक रेलेवेंट बुक से कर सकते हैं और या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो है हमारा कि कौन सा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1950
जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करता है प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि कानून बनाने की पावर, लॉ मेकिंग पावर। तो लॉ मेकिंग पावर हमारा प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज करता है? ऑर्डिनेंस बना के, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस बनाने की कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 123, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं कि एक जो ऑर्डिनेंस होता है उसका मैक्सिमम टाइम 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ 6 वीक्स होता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को हर 6 महीने बाद मिलना है। पार्लियामेंट की कम से कम 2 मीटिंग्स एक साल में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही कोई मीटिंग होती है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, तो उसके 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास कराना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। यदि वो पास नहीं होगा तो वो लैप्स हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब जो हमारे प्रेसिडेंट है एक्सरसाइज करते हैं? जब कोई भी एक सेशन हमारा नहीं चल रहा है, कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है। मान लीजिए राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं मगर लोकसभा की नहीं चल रही हैं, लोकसभा की चल रही हैं, राज्यसभा की नहीं चल रही हैं। तो उस सिचुएशन में इफ़ कि प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि अब ज़रूरी है कि हमें वेट नहीं करा जा सकता कि दोबारा से कोई हाउस बैठे, दोनों हाउसेस बैठे और उस बिल को पास करे, तो वो ऑर्डिनेंस पारित करते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टर्म है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ 6 वीक्स है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, ठीक है, साथ साथ में कि दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है, हम ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट अब ये लाइन भी आ सकती है कि ये एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसका काम होता है लेजिस्लेशन का, ठीक है, कानून बनाने का। मगर जो हमारी पार्लियामेंट है, आर्टिकल 123 के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, जो पार्लियामेंट की पावर है वो किसी को डेलीगेट कर रहा है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, कि उसको किसी, वो प्रेसिडेंट को दे रहा है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो और जो हमारे गवर्नर हैं उनकी जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग की, वो आर्टिकल 213 के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 24 है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये जो हमारी है कि अब ये आर्टिकल 24 कहता गया है कि नो चिल्ड्रन कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, इन एनी माइन, इन एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मगर वो किसी जो आर्टिकल 24 है वो किसी हार्मलेस काम को करने के लिए मना नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। सो आर्टिकल 24 इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन कि किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज करा था? वो थे हमारे एम.एन. रॉय, ठीक है। और एम.एन. रॉय जी के बाद 1935 में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने क्या कहा था? उसने एक ऑफिशियल डिमांड करी थी, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड करी थी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आ जाए, ठीक है। तो ऑफिशियल डिमांड आईएनसी ने रखी थी, किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब्ड एज डीपीएसपी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है हमारा आर्टिकल 43B, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 43B है, किससे ऐड हुआ था 43B? 97 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कॉपरेशन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अमेंडमेंट है 97 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 43B से ऐड हुआ था। ये डीपीएसपी है हमारा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये है हमारा आर्टिकल 43A, ठीक है। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है, ये है हमारा आर्टिकल 40। तो ये सारे क्या हैं? हमारे डीपीएसपी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सो जो अदर फैक्ट्स हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, डीपीएसपीज जो हैं हमारे पार्ट 4 में हैं, ठीक है, ठीक है, पार्ट 4 में है। साथ साथ में जो ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, इसके लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इन द सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो अब इसमें से पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है, सभी को पता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंटली। ठीक है, और जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स हैं 61। ठीक है, और जो हमारी, अब जो हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो 41st अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 1976 में, ठीक है, उसके अंदर 42nd कि उसके अंदर क्या हुआ था कि जो स्टेट के कुछ सब्जेक्ट से जो स्टेट लिस्ट में थे उसे कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र करा गया था। ठीक है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, जो भी है वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। देन जो फोर्थ है हमारा वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए, वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, और उसके बाद वेट्स एंड मेजर्स के बाद जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो 6 आइटम्स हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इस दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी 42nd अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रहे हैं कि यूनियन लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आपको याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिफेंस है वो हमारा यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, आर्मी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स हैं, बंदरगाह होते हैं, रेलवेज़ हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ भी जो हैं हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और इकॉनमी है, ठीक है, इकॉनमी या कम्युनिकेशन, तो ये हमारे क्या हैं, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे 7th शेड्यूल से जो क्वेश्चंस नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि वो है कि जो पार्लियामेंट है वो रेजोल्यूशन पास करे आर्टिकल 249 के अंदर, तो वो पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर आ जाती है। ठीक है, अब ये बात है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 ये दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है। उस स्पेशल स्टेटस में क्या है कि ये अकेली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेशन हो रहे हैं, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो रहे हैं, और उसमें साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट के पास 3 मैटर्स के ऊपर पावर नहीं है। एक तो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा पुलिस, ठीक है, और तीसरा है हमारा लैंड। इन तीनों मैटर्स पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है दिल्ली के लिए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, कुछ फैक्ट्स हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कि जो हमने बताया कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट के, ठीक है, स्टेट लिस्ट के हैं हमारे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और सैनिटेशन जो हमने अभी पढ़ा है, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ये हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। और साथ साथ में बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग भी स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, तो बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज ऑल्सो इज इन द स्टेट लिस्ट। और दूसरा हम लास्ट में बात करते हैं हमारी कॉन्करेंट लिस्ट की। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारी वो बात करती है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंटली। और इसके जो मैटर्स हैं, एक तो एडुकेशन इम्पॉर्टेंट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट है, ये अभी हमने पिछले में पढ़ा है कि 42nd अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। मैरिज के ऊपर हमारी कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं, ठीक है। मैरिज है, अडॉप्शन है, ठीक है, अडॉप्शन और सक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे, तो फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ये चारों अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये नहीं है। सी, टू रिस्पेक्ट एंड प्रोपेगेट पॉलिटिकल वैल्यूज़, हमने प्रीवियस सेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करा था बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। ये मैंने पहले भी बताया है हमारी पीपीटीज़ में कि एक तो 15, 16, 19 और 29 एंड 30, दीज 5 राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ठीक है। तो अब फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, आर्टिकल 19 के अंदर है, राइट टू फ्रीडम में, तो ये सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हमारा यही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। ये पहले आर्टिकल 31 था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसे लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग आसानी से अपने प्राइवेट लैंड नहीं देते, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए राइट टू प्रॉपर्टी लोगों का छीन लिया गया एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, उससे लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट है वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन सी अमेंडमेंट्स किसकी रिकमेंडेशन से, स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू, जो इतने ही हमारे क्वेश्चन से पार्ट 2 के। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर एनी डाउट्स please ask your doubts in the comment section or in the groups mentioned in the description box. Thank you so much.